नई नई साहित्यिक कृतियों से परिचय और कृतिकारों से मुलाकात के कार्यक्रम साहित्य भारती में आपका स्वागत है। सुपरिचित कथाकार मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी आप बीती को जग जाहिर करने में जबरदस्त साहस का परिचय दिया है। उनकी आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे की समीक्षा के लिए आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे जाने माने कथाकार राजेंद्र यादव। एक लंबे अरसे बाद पंकज सिंह अपने कविता संग्रह जैसे पवन पानी के साथ फिर हाजिर हैं। थोड़ी देर में वे भी हमारे स्टूडियो में पधारेंगे। इसके अलावा हाल में प्रकाशित विभिन्न तरह के साहित्य पर जानकारी तो खैर होगी ही। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के कुछ प्रमुख प्रकाशनों की जानकारी के साथ। जानकारी पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ, यह शीर्षक ही जितनी गहराई से तत्कालिकता को बोध कराता है, वैसा ही बोध इस संग्रह की कहानियां भी कराती हैं। स्वर्गीय राजकमल चौधरी के असमय निधन से ये कहानियां किसी संग्रह का हिस्सा नहीं बन पाई थी, सिर्फ अखबारी सच की तरह जहां तहां बिखरी थी। देवशंकर नवीन के संपादन में इन्हें एक कलेवर दिया गया है। एक तरह से हिंदी साहित्य की इन अमूल्य कहानियों के संकलन के जरिए पटल से गायब हो चुके एक मन लिखत पुस्तक है। हालांकि नीता के ये मन राष्ट्रपति के रूप में ज्यादा बनी, मगर के अंदर को आधा अधूरा ताड़ उम्र से आ रहा है। उनकी 26 कहानियों का संग्रह है एक दूसरा अलास्का। हालांकि इन कहानियों की रचना अवधि उनकी उम्र जितनी ही विस्तृत है। कुछ कहानियां तो तब की हैं जब राकेश जी साथ हुआ करते थे। पुस्तक की भूमिका के अनुसार एक दूसरे से अलग होने के बाद भी राकेश जी ने उन्हें अपना देखा और भोगा लिखने को प्रेरित किया। ये संग्रह ऐसे ही अनुभवों की दास्तान है। कुछ ख्याल आबनूसी भी होते हैं, जैसे एन रशीद खान की नज्मों का नया संग्रह आबनूसी ख्याल। शायर का नाम उर्दू शायरी के उन चुनिंदा शख्सियतों में शुमार किया जाता है जिन्होंने आजाद नज्म को एक हैसियत दी। रशीद खान का अनुभव संसार इसलिए भी व्यापक है क्योंकि वो गालिब सरीखे शायरों के बांग्ला में और बांग्ला के महत्वपूर्ण रचनाकारों के उर्दू में अनुवाद कार्य से जुड़े हैं। उनकी अपनी रचनाओं में इन दोनों परंपराओं का गहरा प्रभाव दिखता है। चंद्रकांता की नई कहानियों का संग्रह आया है बदलते हालात में। अपने 7 उपन्यासों से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी चंद्रकांता इस संग्रह में थोथे राजनीतिक आश्वासनों और जमीनी सच्चाइयों के बीच लगातार बढ़ती दूरियों का आकलन करती हैं। ये कहानियां दो तरफा खुलने वाली खिड़कियां हैं, जहां एक तरफ समय और समाज की चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ मनुष्य की आकांक्षाएं। कुछ महत्वपूर्ण कृतियों से परिचित होने के बाद अब बारी है पुस्तक समीक्षा की। सुपरिचित कथाकार मैत्रेयी पुष्पा की गिनती फिल्म की लेखिकाओं में नहीं होती। वे अपने उपन्यासों में दुस्साहस की हद तक जाती रही हैं। ये साहस या दुस्साहस उन्होंने अपनी आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे भी दिखाया है। जाने माने कथाकार एवं चिंतक राजेंद्र यादव इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो आइए उनसे इस आत्मकथा पर बातचीत करते हैं। साहित्य भारती में आपका स्वागत है। यादव जी, हिंदी में महिला रचनाकारों की बहुत कम आत्मकथाएं आई हैं, तो आई हैं उनमें बहुत साहस और सुगो देखने मिलती है। मैत्रेयी जी ने इस आत्मकथा में कस्तूरी कुंडल बसे में इस साहस का परिचय दिया है, क्या ख्याल है आपका? देखिए, एक तो मेरी समझ में ये साहस शब्द नहीं आता है। मैं से ये कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ सच्चाइयाँ हैं आदमी की ज़िंदगी में, हमारे समाज में और हमारे आसपास, जिन्हें हम या तो सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते या बोलने की उन्हें इजाज़त नहीं देना चाहते। ये समय, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, उन आवाज़ों और उन समाजों के उठने का समय है जो अब तक दबाए जाते रहे, हाशिए पर फेंके गए। स्त्री का बोलना इस समय, चाहे वो लिखने के रूप में हो और चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी अभिव्यक्ति उसके उसी विद्रोह की परिणति है या विद्रोह की अभिव्यक्ति है। लेकिन उसको सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना, हाँ, लेकिन चूंकि स्त्री को बोलने की अभी तक इजाज़त नहीं थी जी, इसलिए जो भी कुछ वो अपने बारे में बोलती है वो साहस दिखाई देता है। बल्कि साहस नहीं होता, वो सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उस पर अंकुश बहुत हैं, वर्जनाएं बहुत हैं। और चूंकि जिन जगहों पर स्त्री को सबसे ज़्यादा दबाया गया है वो वही चीज़ है जिसे आप साहस नाम दे रहे हैं। उसे, यानी जैसे आदमी
अपने आर्थिक अनियमितताओं और घपलों को स्वीकार नहीं करता है। हर आदमी महान होने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा, निथरा और नैतिक वगैरह वगैरह होता, उसी तरह से शायद स्त्री भी नहीं स्वीकार कर सकती अपने इस तरह के भावनात्मक भटकावों को या दूसरी और चीज़ों को वो नहीं स्वीकार करती। लेकिन मैं जो चीज़ आपसे जानना चाहता था वो ये था कि एक तो हिंदी में आत्मकथाओं का बिल्कुल अभाव रहा है, महिला लेखिकाओं ने तो बहुत कम लिखा है, उर्दू में कुछ हैं, मराठी में काफ़ी लिखी गई हैं, हिंदी में जो लिखी गई हैं उनमें जिन सच्चाइयों और जिन प्रसंगों की आप बात कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिलते, दबाने छुपाने की प्रवृत्तियां ज़्यादा नजर आती हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है, इसे आप रेखांकित नहीं करना चाहिए? नहीं, इसी को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि देखिए, आत्मकथाएं तो इधर बहुत आई हैं, महिलाओं की भी आई हैं और पुरुषों की भी आई हैं। आप देखेंगे कि जो चीज़ें दबी ढकी थी वो दो तरह की आत्मकथाओं में सामने आ रही हैं। या तो दलितों की आत्मकथाओं में वो सारी सच्चाइयाँ आ रही हैं जिनको भद्र और शिष्ट समाज स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो उनके साथ हैं। अच्छा, महिलाओं में वो सच्चाइयाँ आ रही हैं जिनको अभी तक कहना अनैतिक समझा जाता था या अशालीन समझा जाता था। शीलवती लड़कियों को या महिलाओं को ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। बहुत अच्छी, साफ सुथरी, सुशील, गुरुकुल में पढ़ी हुई लड़की की तस्वीर हमेशा हमारे सामने रखी जाती है। ये जैसे लगभग सारी आत्मकथाएं अगर हों, दो एक अपवाद हो सकती हैं। यादव जी, एक बात बताएं कि आत्मकथाओं के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इनमें एक तटस्थता होनी चाहिए, एक बहुत ज़्यादा ईमानदारी होनी चाहिए तथ्यों के प्रति, और उसमें उसे बहुत ज़्यादा उपन्यासिक नहीं बनाना चाहिए, औपन्यासिक नहीं बनाना चाहिए। इसमें ये चीज़ नज़र आती है। क्या लगता है आपको, आत्मकथाओं की कसौटी पर अगर इसे देखा जाए? देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आत्मकथा निरंतरता का नाम नहीं है। जिंदगी की निरंतरता, जिस क्षण आप कुछ घटनाओं को चुनते हैं, आत्मकथा तो कुछ खास घटनाओं और खास स्थितियों और मानसिकताओं का एक संकलन होता है। ठीक, पूरी जिंदगी तो आप नहीं देते, आप कुछ चीज़ों को 2 लाइन में टाल देते हो, कुछ पर रुकते हैं, कुछ ये करते हैं। तो ये चुनाव स्थितियों का उसको एक तरह से फिक्शन बनाता है। चुनाव ही उस तटस्थता और प्रामाणिकता से उसे दूर करता है जहां आप एक चीज को खास तरह से चुनकर रखते हैं। ठीक है ना? ये चुनाव आत्मकथाओं में होता है। इसलिए ये कहना कि तटस्थ यथातथ्यात्मक आत्मकथाएं तो बहुत बोर होती हैं। मैं दो एक ऐसी आत्मकथाओं का नाम ले सकता हूं जो निहायत ही अपठनीय किस्म का, दैनिंदन रोजमर्रा का उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, सुबह ये किया, शाम को ये किया, फलाने भरते पन्ने दर भर, वो नहीं होता, आप सुनते हैं। लेकिन आपकी आत्मकथा को लें, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ और इसको देखें तो इन दोनों में ऐसा लगता है कि आपने पीछे मुड़ मुड़ कर अतीत को देखा है और मैत्रेयी जी बालकनी से खड़े होकर अपनी अतीत को देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुड़ मुड़ के तो देखा है मैंने टुकड़े टुकड़ों में, और मैत्रेयी ने भी टुकड़े टुकड़ों में देखा है। ऐसा नहीं है। पूरी ये सही है कि इनके पास एक थीम है जो उसे औपन्यासिकता देती है, क्योंकि जिंदगी की कोई थीम नहीं होती, जिंदगी में कोई एक सूत्रता नहीं होती, और ऐसा कोई जिसे कहना है कि बांधे रखने वाला अंतर सूत्र नहीं होता जो शुरू से आखिर तक। इसमें माँ और बेटी का जो द्वंद्व है, मेरा ख्याल है ये इसकी सबसे बड़ी थीम है। 2 पीढ़ियों का द्वंद्व, वो स्त्री जो खुद सुधारवादी रही थी, वो स्त्री जो खुद स्त्री जागरण का परचम सामने ला रही थी, वो बेटी के संदर्भ में किस तरह से एक अतार्किक हो जाती है, और इनके बीच द्वंद्व किस तरह का, क्योंकि बेटी के भीतर का सारा विद्रोह भी तो माँ का दिया हुआ है, और वो विद्रोह जब पलट कर उसके सामने आता है तो वो किस तरह से अस्थिर हो जाती है। यादव जी, पहले इसके कुछ अंश देख लेते हैं, फिर चर्चा को जारी रखते हैं। माताजी, मेरी शादी कर दो, बीए में पढ़ती लड़की बोली। 17 साल पूरे किए हैं मैत्रेयी ने। ऐलान करने के पहले न तो यह कहा कि उसकी जैसी उम्र माँ ने परिवार के साए में सुरक्षित बिताई थी, और न यही समझाया कि एक अबोध अल्हड़ लड़की और अनुभवी स्त्री के अकेले रहने में फर्क होता है। यह अंतर इतना ही सच है जितना सच पौधे की बनिस्बत एक पेड़ का होता है। पौधे को चर जाने वाले पशुओं से बचाने के लिए लोहे या ईंटों की ऊंची हवादार रेलिंग के भीतर रखा जाता है। यादव जी, अभी आपने
बेटी और माँ के बीच चल रहा द्वंद्व, दो पीढ़ियों के आपसी जो वैचारिक या जो भी सामाजिक अंतर विरोध होते हैं सामने आते हैं, उनकी बात कही। मैत्री जी के लेखन के बारे में एक ये भी बात उठती रही है कि वो प्रकृतवाद से बड़े प्रभावित हैं, बड़ा प्रभावित है उनका लेखन। इसमें भी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि स्वभाव से ज़्यादा वही है ये आत्मकथा? देखिए एक बात बताऊं, देखिए एक ये बहुत गलत धारणा है। 18वीं शताब्दी के कुछ लेखन पर, जोला वगैरह के लेखन पर हमने प्रकृतिवाद शब्द सुन लिया और उसके बाद जहां देखते हैं कि एक नेचुरल स्थिति है, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए हो, हम प्रकृतिवाद का दर्शन पूरा उसके साथ बघाड़ने लगते हैं, जो विच इज एब्सर्ड। मुझे लगता है कि ये अपने को प्रकृतिवाद के बारे में जानकारी दिखाना ज़्यादा है, रचना के बारे में बात कम है। नहीं, इसमें अगर इसके जो मुख्य दो पात्र हैं, कस्तूरी और मैत्री, कस्तूरी एक तरह से प्रगतिशील महिला दिखती हैं, विद्रोह करती हैं, दूसरी तरफ मैत्री एक रास्ता सुरक्षा का ढूंढती रहती हैं। तो यहाँ से ये क्या ये द्वंद्व है जी, यह एक बहुत सहज स्वाभाविक द्वंद्व है। अगर मैं इसके बरक्स दूसरा एक उपन्यास का नाम लूं, दिनकर जोशी का एक उपन्यास है उजाले की परछाइयां। गांधी और उनके बेटी हरि की बीच, बाप बेटों के बीच का द्वंद्व है, और वो उतना ही बाप का प्यार भी है, लाड़ भी है, अनुशासन भी है, और बाप के कारण बेटे के मन में जो विद्रोह होता है, ये द्वंद्व तो बहुत कहानियों में आया है। ये पहली बार हुआ है कि माँ और बेटी जब आमने सामने खड़े होते हैं, जो तो यहाँ बेटी ज्यादा यथार्थवादी, नहीं, बेटी कम यथार्थवादी देखिए, नजर नहीं आती है? नहीं, कम यथार्थवादी ना, बेटी माँ यथार्थवादी यानी यथास्थितिवादी लगती है ना। बेटी उससे विद्रोह करती है। बेटी भी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक वो जो विद्रोह करती है, एक वो जो माँ का प्यार तलाश करती है। यादव जी, वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आपने साहित्य भारती के लिए समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे पर जाने माने कथाकार राजेंद्र यादव के विचार। और अब कुछ और किताबों की जानकारी। पुस्तक परिचय का ये खंड है अनुदित साहित्य का। इतिहास परक लेखन के लिए मराठी साहित्य में अपनी खास पहचान बनाने वाले नागनाथ इनामदार के उपन्यास झुंझ का हिंदी रूपांतर है प्रतिघात। बर्फ की खुशबू स्वीडी कविताओं का संकलन है। इसके अलावा विश्व क्लासिक श्रृंखला के तहत आई किताबों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अपने ऐतिहासिक उपन्यासों को लेकर खासे मशहूर मराठी लेखक नागनाथ इनामदार का प्रसिद्ध उपन्यास झुंझ अब प्रतिघात के रूप में हिंदी पाठकों के सामने है। मूल रूप में 1966 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथाभूमि 18वीं सदी की है, जब होलकर घराने की बागडोर मल्हारराव होलकर के अनौरस पुत्र यशवंतराव होलकर के हाथों में आई। ये उपन्यास यशवंतराव के अंग्रेजी फौज के खिलाफ संघर्षों पर मुख्य रूप से आधारित है, मगर इसमें यशवंतराव की अपनी पीड़ा भी शामिल है। दासी पुत्र होने के नाते उनका दूसरा संघर्ष अपनी सामाजिक स्वीकार्यता के स्तर पर भी रहा। यही इस उपन्यास का मार्मिक पहलू है। इस बात को महज 100 साल हुए जब बर्फ की खुशबू पूरी दुनिया में फैली। ये संभव हुआ बर्फ के एक छत्र साम्राज्य के पड़ोस में स्थित एक छोटे से देश स्वीडन के रचनाकारों से, जिनकी अपेक्षाकृत कम प्रचलित भाषा में कविता एक नई गर्माहट के साथ पैदा हुई। इन स्वीडी कवियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ और पूरी दुनिया में इनकी कविता और भाषा को पहचान मिली। हिंदी में पहली बार 22 स्वीडी कवियों को एक साथ अनुदित किया गया है। कवियों की तस्वीरों के साथ इस संग्रह में करीब 100 कविताएं हैं, जो तेजी ग्रोवर के प्रयासों से हिंदी पाठकों के लिए उपलब्ध हुई हैं। बीसवीं सदी की बहुचर्चित कृतियों में से एक है जंगल, जिसे ऑप्टन सिंक्लेयर ने रचा था। विश्व क्लासिक श्रृंखला के तहत इसका पुनर्प्रकाशन हुआ है। इस उपन्यास का प्रकाशन कितना आंदोलनकारी था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की सरकार को मांस पैकिंग उद्योग के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए 2 विशेष कानून बनाने पड़े थे। इसी श्रृंखला के तहत प्रकाशित किसान भी ओनोरे द बल्जाफ की एक महत्वपूर्ण रचना है। ये उपन्यास फ्रांस की क्रांति के पश्चात वहाँ का ग्रामीण चित्र प्रस्तुत करता है। साहित्य की
जानकारी हासिल करने के बाद अब वक्त है इस अंक के रचनाकार यानी कवि एवं पत्रकार पंकज सिंह से मुलाकात का, उनके कविता संग्रह जैसे पवन पानी पर बातचीत का। पंकज सिंह का ये कविता संग्रह लगभग 20 साल के अंतराल के बाद आया है, मगर यह कृति निश्चित ही उन्हें एक प्रौढ़ और विशिष्ट पहचान देती है। पंकज सिंह इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। साहित्य भारती में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंकज जी, आपका पहला कविता संग्रह 1981 में आया था, आहटे आसपास। 20 वर्ष बाद ये दूसरा कविता संग्रह आया है। इतना लंबा अंतराल क्यों और क्या इसका आपके कवि कर्म से कोई संबंध था? जाहिर है, जब पहले और दूसरे कविता संग्रह के बीच इतना लंबा अंतराल हो तो उसका संबंध कवि के जीवन से और कवि कर्म से तो होगा ही। मुझे ये लगता है कि इसमें मेरा कुछ कहें अतिशय आत्मसजग होना और रचना के प्रति कुछ ज़्यादा जिम्मेदार होना कारण के तौर पर रहा होगा। मुझे ये लगता है कि कई तरह के कवि या रचनाकार होते हैं। एक तरह के वो हैं जिन्हें निरंतर अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की चिंता होती है, तो वो जितना लिखते हैं वो सारा कुछ छपा डालते हैं, छपाते रहते हैं। उन्हें फिर भी शायद कुछ लगता है कि कमी सी रह गई। अच्छा, ये बताइए फिर कि ये इस अंतराल का आपके कवि कर्म पर क्या असर पड़ा? क्या ठीक है, आप चेतन रूप में इस छपाने, संग्रह निकालने के प्रति उतने उत्सुक नहीं रहे होंगे, लेकिन जब संकलन आती हैं, चर्चाएं होती हैं, तो आपकी कविताओं पर, आपकी रचनाओं पर भी असर पड़ता है। क्या ये फ़र्क आपको महसूस नहीं हुआ? मुझे लगता है कि संकलन आने के बाद जो चर्चा होती है उससे कवि बहुत कुछ सीख सकता है। अगर हम हिंदी साहित्य में मौजूद कुछ छोटी संकीर्णताओं को और मत्सर जिसे कहते हैं संस्कृत में, उन चीज़ों को छोड़ दें तो बहुत कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है आपके पाठकों या समकालीन लेखकों और समीक्षकों की टिप्पणियों में, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जो आहटे आसपास था उसमें इमरजेंसी के दौरान की उथल पुथल थी जी। और क्रांतिकारी परिवर्तन का एक महास्वप्न भी उसमें था जी। तब से अब तक जो संक्रमण हुआ है, उस संग्रह से इस संग्रह तक, क्या ये संक्रमण किस तरह का है? देखिए, इसका तो कवि के लिए शायद बहुत इसका उत्तर बहुत शायद वस्तुपरक नहीं हो सकता, लेकिन आप कवि पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या महसूस करते हैं, वहां से कहां पहुंचे? हाँ, लेकिन एक एहसास होता है, रचनाकार का अपना एहसास, और अगर उसमें किसी तरह का दर्प नहीं है या स्फीति नहीं है, यानी दर्प के साथ जो आत्मस्फीति का भाव आता है वो अगर नहीं है, अगर कवि वस्तुपरक हो सकता है, जो कि मुझे लगता है मैं हूँ, बहुत निर्मम हूँ मैं अपनी रचनाओं के प्रति, और इसीलिए बहुत सारा लिखने के बावजूद उसमें से शायद 5% ऐसा होता होगा जो मुझे इतना संतोष देता हो कि मैं उसे बाहर लाऊं, छपाऊं। खैर, इस पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने इस नए कविता संग्रह से कोई कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। एक कविता जो मैंने, छोटी सी कविता है, शीर्षक है कठिन आग। ये 1992 की कविता है, और बिहार के गांव में जब जो जमींदारों ने कुछ खेत मजदूरों की हत्या की थी, तो तब की ये कविता है। कठिन आग, इतने हत्याकांडों के बाद भी कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं व्याप्ता हठी हृदयों में भय, थोड़ी भी मंद नहीं पड़ती कोई कामना, दास्ता का सबक सिखाए जाने के बाद भी बुझती नहीं आत्मा की कठिन आग,
दिपदिपाती मुस्काती तनी हुई मुट्ठियों पर नाचती हुई, ज्यों पके जामुन पर चमकती ओस की बूंदों में चमकता हो गर्वीला सूरज। वाह। जो चमकते जामुन की, ज्यों पके जामुन पर चमकती ओस की बूंदों में चमकता हो गर्वीला सूरज। बहुत खूब। तो पंकज जी, जैसा आप कह रहे थे कि संक्रमण ने निश्चित रूप से जो आपके अनुभव रहे हैं इस दौरान के, वो उन्होंने आपकी कविताओं को और प्रौढ़ता प्रदान की होगी। जी। एक बात मैं जानना चाहता था कि आपकी कविताएं थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा गूढ़ लगती हैं, और लोगों की कविताओं में जो सहजता और सरलता नज़र आती वो आपकी कविताओं में नहीं नज़र आती। ऐसा क्यों है? क्या आप ज़िंदगी को बहुत ही जटिल रूप में देखते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक तौर पर आपकी कविता में आता है? ये जो प्रश्न है ये रचना प्रक्रिया से ताल्लुक रखता है, और फिर ये कि हम अपनी कविता से या अपनी रचना से क्या हासिल करना चाहते हैं। दो शब्द हैं, जटिलता और संश्लिष्टता, और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जटिलता कहीं एक नेगेटिव कनोटेशन लिए हुए है, जैसे कि कुछ हो जो इतना दुर्गम हो कि उसके भीतर प्रवेश न किया जा सके। संश्लिष्टता होती है जो बहुत सारी चीज़ों को समेट कर और एक ख़ास तरह की शक्ल अख्तियार करती है, उसे खोलना पड़ता है और वो खुल सकती है। जानबूझकर तो कोई भी अपनी रचना को अगम्य नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी जितनी मुश्किल है, हम बहुत कठिन वक्तों में जी रहे हैं, और लगातार जो 47 के बाद का यानी उत्तर औपनिवेशिक भारतीय समाज है, इसमें हमने तमाम तरह के दौर देखे हैं, लेकिन इतनी तरह की संस्कृतियों, भाषाओं, जीवन स्थितियों और वर्गों और इन सब के टकराव और सहजीवन के साथ जो जीवन उपलब्ध है, जो एक अनुभव लोक एक रचनाकार को उपलब्ध है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत सरलीकृत आशय या रूप रचना में आ सकता है। और ये मुझे लगता है कि रचनाकार के निजी सामर्थ्य पर भी निर्भर है। जैसे मुक्तिबोध की कविताएं हैं, मुक्तिबोध मेरे प्रिय कवि हैं, तो अभी हाल में जब मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर निकला था, तो कई साहित्यिक मित्रों ने कहा कि अब भी मुक्तिबोध उनके लिए दुरूह है, लेकिन मुक्तिबोध की कविता की गुणवत्ता या जो शक्ति है उससे किसी को इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये दूसरी तरफ रघुवीर सहाय हैं, जिनकी भाषा बड़ी सरल है। आपको लगता है कि कविता आपको प्रवेश के लिए अपने भीतर की यात्रा के लिए बुला रही है और ऊपरी तौर पर कहीं कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप कविता के अंदर प्रवेश करते हैं तब आपको लगता है कि उनके यहाँ संश्लिष्टता और जटिलता किसी भी दूसरे कवि से, मुक्तिबोध का मैं नाम लिया, मुक्तिबोध से भी कहीं से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसी कविता है जो अपने आशयों में सार्थक है, समाज सापेक्ष है और कुछ कहीं से हस्तक्षेप की मुद्रा में आना चाहती है, अपने समय के यथार्थ में हस्तक्षेप करना चाहती है, तो बहुत एक आयामी, बहुत इकहरी तो वो नहीं हो सकती। आपके इस संग्रह से लगता है कि आज भी आपकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो सत्ता और व्यवस्था का पाखंड है, और आप लगातार उस पर प्रहार करते हैं एक के बाद एक कविताओं में। हाँ, ऐसा शायद मेरे मनुष्य की जो चिंता है वही मेरी कविता की भी चिंता होनी चाहिए, तो ऐसा शायद है, लेकिन इस चिंता या इस सरोकार के साथ ऐसा नहीं है कि मैं इतना आबद्ध हूँ कि जीवन के दूसरे अनुभव मुझे दिख ही ना पाए। इस संग्रह में भी प्रेम पर लिखी कविताएं हैं,
कुछ बड़े वैयक्तिक किस्म के सुख दुख की कविताएं हैं, संबंधों पर लिखी कविताएं हैं। मैं उन सब कविताओं का विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वो ठीक भी नहीं होगा। तो लेकिन हाँ, एक मुख्य सरोकार जो है, मेरे रचनाकार का मुख्य सरोकार निश्चय ही उसके आसपास फैला हुआ जीवन, उस जीवन का कठिन यथार्थ और उसमें अपने होने को परिभाषित करने की, अपने होने के आशय ढूंढने की कोशिश है। पंकज सिंह जी, आपने वक्त निकाला साहित्य भारती के लिए, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपने संग्रह पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। ये थे कवि एवं पत्रकार पंकज सिंह। पुस्तक परिचय के इस अंतिम खंड में हम आपको जानकारी देते हैं विविध रुचि की किताबों की। इस क्रम में आज प्रस्तुत हैं दो दिलचस्प किताबें। प्रख्यात कथाकार मोहन राकेश की पत्नी अनीता राकेश ने अपने पति को याद किया है 17 और 17 में। जाने माने कथाकार कमलेश्वर ने इसे उनका हल्फिया बयान करार दिया है। दूसरी किताब कमलेश्वर द्वारा अपनी पत्नी के नाम लिखे गए पत्रों का पत्र और स्नेह कई सत्रों का परत दर परत खुलना है। वजह है अनीता राकेश के कई ऐसे बयान जो परतों में दबी या अफवाहों में सुलगते और मोहन राकेश के संबंधों का दूसरा पहलू दिखाते हैं। इसके अलावा खुद अनीता की निजी जिंदगी की कई परतें भी हैं जो प्रसंगवश खुलती हैं। इससे 30 साल पहले अनीता का संस्मरण चंद सत्रें प्रकाशित हुआ था, जिस पर मोहन राकेश ने "तूने मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया" जैसी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अब कुछ वैसे ही सत्रें एक बार फिर पटल पर हैं। तुम्हारा कमलेश्वर राजेश्वरी की जिंदगी का एक ऐसा शख्स है जो अपनी पत्नी को लिखे गए पत्रों में अपनी छवि से निहायत ही अलग है। यहाँ वो अपने पात्रों की छाया से मुक्त वास्तविक व्यक्तित्व के साथ है और अपनी पत्नी गायत्री देवी के पास है, जो जीवन के उस समय से ही उनके साथ हैं जब कमलेश्वर का निर्माण हो रहा था। उनके हाथ इलाहाबाद के साइन बोर्ड पेंट कर रहे थे और दिल्ली आकर फ्रीलांसिंग कर रहा था। पत्रों के इस अनूठे संग्रह से 1958 से लेकर 1980 तक का समय उद्घाटित होता है। विविध रुचि की इन किताबों की जानकारी के साथ ही साहित्य भारती का ये अंक यहीं खत्म होता है। अब हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का। इसलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है साहित्य भारती,